एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है अपने श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। कल जो हमने पढ़ा था अर्थशास्त्र के बारे में, उससे आगे के टॉपिक के बारे में आज अपने चर्चा करेंगे। अपने कल अर्थशास्त्र के अर्थ के बारे में पढ़ा था, उसके क्षेत्र के बारे में पढ़ा था, उसकी विषय वस्तु के बारे में पढ़ा था और परिभाषाओं की चर्चा अपने आज करेंगे। तो कल जो हमने थोड़ा कुछ पढ़ा था उसकी चर्चा अपने सबसे पहले कर लेते हैं कि कल अपने जो अर्थशास्त्र से संबंधित जो टॉपिक लेके चले थे वो अर्थशास्त्र का सबसे पहला टॉपिक था अर्थशास्त्र का अर्थ। तो अर्थशास्त्र के अर्थ की अगर अपने बात करें तो मैंने कल आप लोगों को बताया था कि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अर्थ शब्द का जो अर्थ है वो धन से लिया गया है। अब अर्थ से संबंधित धन की जितनी भी जो परिभाषाएं हैं, धन से संबंधित जितनी भी जो चीज़ें हैं वो आपके किस में सम्मिलित कर ली गई? अर्थशास्त्र के अंतर्गत सम्मिलित कर ली गई। लेकिन अर्थशास्त्र के अंतर्गत धन के साथ साथ मानव से संबंधित पहलुओं को भी सम्मिलित किया गया है। वो आगे आने वाली परिभाषाओं के बारे में अपनी चर्चा करेंगे कि किस अर्थशास्त्री ने किस रूप में अर्थशास्त्र को रखने का या प्रस्तुत करने का प्रयास किया था। आज अपने चर्चा करते हैं जो कल जो टॉपिक बीच में रह गया था टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, आज उसी टॉपिक के बारे में अपनी चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अर्थशास्त्र की सीमाओं की। सीमाओं का मतलब होता है किसी क्षेत्र का निर्धारण, भी आप उस क्षेत्र से बाहर नहीं जा सकते। तो इस आधार पर अर्थशास्त्र को एक सीमा में बांधने का कार्य किया गया और मुख्य रूप से जिन अर्थशास्त्रियों द्वारा यह कार्य किया गया उन कार्यों के अंतर्गत सबसे पहले अर्थशास्त्री का जिसका नाम आता है वो आता है एल्फ्रेड मार्शल। एल्फ्रेड मार्शल जो है उनके अनुसार अर्थशास्त्र के अंतर्गत अर्थशास्त्र की कुछ सीमाएं दी गई हैं कि इस क्राइट एरिया या इस निर्धारित क्षेत्र से बाहर आप अर्थशास्त्र को नहीं पढ़ सकते, या अर्थशास्त्र का जो एक दायरा जो दिया गया है वो इन के अंतर्गत समाहित माना जाता है। अगर अपने बात करें तो इसके अंतर्गत अपने सबसे पहले जो बात करेंगे वो आता है आप लोगों के मनुष्य क्रियाओं की। एल्फ्रेड मार्शल ने अर्थशास्त्र की सीमाओं के अंतर्गत सबसे पहली बात जो लिखी है कि इसके अंतर्गत आप लोगों के केवल मनुष्य क्रियाओं को सम्मिलित किया जाएगा, यानी व्यक्ति विशेष द्वारा जितने भी जो कार्य किए जाते हैं और उन कार्यों के पीछे का उद्देश्य अपना धन कमाना रहता है, तो उस परिस्थिति के अंतर्गत आप लोगों के जितने भी जो कार्य हैं वो अर्थशास्त्र के अंतर्गत सम्मिलित किए जाएंगे। इसकी सीमांकन के रूप में इस बात को इसके अंतर्गत रखा गया है केवल मनुष्य क्रियाओं को, न कि पशु पक्षी जीव जंतु अन्य की जो जितनी भी जो श्रेणियां जीव जगत के अंतर्गत पाई जाती है उन जीव जगत के अंतर्गत जो सम्मिलित है मनुष्य को छोड़कर उनको अपने अर्थशास्त्र में सम्मिलित नहीं करेंगे। दूसरा जो टॉपिक उन्होंने रखा या दूसरी जो बात उन्होंने रखी कि सामाजिक क्रियाएं। सामाजिक क्रियाओं का मतलब होता है कि व्यक्ति विशेष द्वारा किसी समाज के अंतर्गत किसी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत किए गए उन कार्यों को रखा गया है जिनका उद्देश्य धन कमाना होता है, या ऐसी क्रियाएं को रखा गया है जो आर्थिक क्रियाएं हैं। गैर सामाजिक क्रियाओं को जिस प्रकार चोरी डकैती ये अपराध के जो क्षेत्र हैं उन आपराधिक क्षेत्रों को सामाजिक क्रियाओं के अंतर्गत नहीं रखा जाएगा। यानी कहने का मतलब सामाजिक क्रियाओं को तो अर्थशास्त्र के अंतर्गत रखा जाएगा, लेकिन सामाजिक क्रियाओं के विपरीत जितने भी जो कार्य हैं जो एक समाज के अंतर्गत जिनको मान्यता प्रदान नहीं है, जो अपराध की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, उन सभी चीज़ों को अपने गैर सामाजिक क्रियाओं के अंतर्गत सम्मिलित किया जाएगा। तीसरा नंबर इसके अंतर्गत सीमाओं की बात करें तो आर्थिक क्रियाओं का आता है, क्योंकि अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान माना गया है, धन ही उसका आधार माना गया है। तो इस बात के अंतर्गत जो तीसरी जो सीमा इसमें दी गई है उस सीमा के अंतर्गत आपके आर्थिक क्रियाओं को रखा गया, यानी केवल उन्हीं चीज़ों को सम्मिलित किया जाएगा जिनसे हमें धन से प्राप्ति हो रही है। ऐसी क्रियाएं जिनसे हमें धन के किसी प्रकार की कोई प्राप्ति नहीं हो रही है उन क्रियाओं को अपने आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाता। जिस प्रकार एक महिला द्वारा अपने घर के किए गए कार्य, एक अध्यापक द्वारा अपने बच्चे को पढ़ाना, ये सभी जो कार्य हैं ये सभी कार्य अनार्थिक क्रियाओं के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं, यानी इनके बदले किसी प्रकार का कोई भुगतान नहीं किया जाता है। केवल आर्थिक क्रियाओं को ही इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा? शामिल किया जाएगा। चौथी जो बात है सामान्य वास्तविक क्रियाएं। सामान्य और वास्तविक क्रियाओं का मतलब है कि जिनका किसी देश की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत किसी प्रकार का योगदान है, जो
किसी न किसी रूप के अंतर्गत धन उपलब्ध करवाने का कार्य करती हैं, उन क्रियाओं को अपने किसके अंतर्गत सम्मिलित करेंगे? अर्थशास्त्र की सीमाओं के अंतर्गत, बाउंडेशन के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। इसके बाद आपने दे रखी है, जो रॉबिन्स के अनुसार बात करें तो रॉबिन्स ने अल्फ्रेड मार्शल की तुलना में, अल्फ्रेड मार्शल ने तो केवल आर्थिक क्रियाओं के आधार पर अपनी सीमाओं का निर्धारण किया, लेकिन अल्फ्रेड मार्शल की तुलना में जो आप लोगों के रॉबिन्सन हैं, उन रॉबिन्सन ने इनकी सीमाओं का निर्धारण है वो मानवीय विज्ञान के रूप में किया है। मानवीय विज्ञान के रूप का मतलब क्या हो गया आप लोगों के? भी आर्थिक क्रियाओं के साथ साथ मानवीय क्रियाएं, जो आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाएं हैं, उन सभी चीज़ों को इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा? सम्मिलित किया जाएगा। क्योंकि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान जरूर है, लेकिन जैसा कि कल मैंने आप लोगों को बताया है कि मनुष्य जो है वो धन के लिए नहीं है, धन मनुष्य के लिए है। तो ये बात सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे रहती है कि धन जो है वो व्यक्ति विशेष की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए है, उनकी जो इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति के लिए हैं, उनकी जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के लिए हैं। जो एक व्यक्ति अपने जीवन के अंतर्गत सुखमय जीवन व्यतीत करना चाहता है, उस सुख को प्राप्त करना का केवल एक क्या है? माध्यम है, न कि मनुष्य धन के लिए है। यानी धन मनुष्य के लिए, मनुष्य धन के लिए नहीं है। ये बात किसने कही है? रॉबिन्सन ने कही है। ये मानवीय विज्ञान का मतलब यहाँ पे ये है कि आर्थिक क्रियाओं के साथ मनुष्यों को भी इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा? सम्मिलित किया जाएगा। जबकि इसके अंतर्गत सीधी सी बात आप लोगों के मार्शल ने ये बोल दी कि केवल आर्थिक क्रियाएं ही होंगी, चाहे वो सामाजिक तौर से जुड़ी हुई हों, चाहे आप लोगों के सामान्य वास्तविक क्रियाओं के रूप में जुड़े हों, चाहे मनुष्य क्रियाओं की बात करें। यानी जो व्यक्ति विशेष किसी न किसी प्रकार की आर्थिक क्रिया के अंदर संलग्न होगा, जुड़ा हुआ होगा, वो अर्थशास्त्र की सीमा के अंदर होगा। बाकी जितने भी जो चीज़ें हैं वो अर्थशास्त्र की सीमाओं से क्या होंगे? बाहर होंगे। आज अपने चर्चा करेंगे, जो नया जो टॉपिक हमने स्टार्ट करने जा रहे हैं, अर्थशास्त्र की परिभाषाओं के बारे में। मैं विद्यार्थियों को बताना चाहूँगा कि अर्थशास्त्र की जो परिभाषाएं हैं वो निर्धारित नहीं है। निर्धारित का मतलब प्रत्येक अर्थशास्त्री ने अर्थशास्त्र को अपने शब्दों में व्यक्त करने का प्रयास किया है। इसके लिए प्रत्येक अर्थशास्त्री ने अपने अपने स्तर के आधार पर या किसी आधार पर इन परिभाषाओं का वर्गीकरण किया है। सामान्य शब्दों के अंतर्गत अगर अर्थशास्त्र की परिभाषाओं की बात करूं तो अर्थशास्त्र की परिभाषाओं के अंतर्गत एक अर्थशास्त्री हैं वार वन वुटन। वुटन जो अर्थशास्त्री है, वो वुटन अर्थशास्त्री ये कहते हैं, अगर एक जगह 7 अर्थशास्त्री या 6 अर्थशास्त्री बैठे हैं तो उनके जो मत निकल के आएंगे वो 6 न होकर 7 होंगे। ये बात इसलिए कही गई है क्योंकि परिभाषाओं के अंतर्गत किसी प्रकार की कोई निश्चितता नहीं है। उस निश्चितता के अभाव के कारण वार वन वुटन ने यह कहा कि जब अगर 6 अर्थशास्त्री एक स्थान पर बैठे हैं तो उनके विचारों की अगर अपने बात करेंगे, उनके मतों की अगर अपने बात करेंगे तो अपने पास जो मत है वो 6 के बजाय 7 निकल के आएंगे। तो इसी आधार पर आज अपने चर्चा करेंगे कि जो अर्थशास्त्र की जो परिभाषाएं हैं उन परिभाषाओं को क्या आधार रहा है। सबसे पहले बात करेंगे धन संबंधी परिभाषाएं। केवल अभी इन टॉपिक्स के बारे में मैं आपको ऑनलाइन चीज़ें बता रहा हूं, उसके बाद में विस्तार से इस टॉपिक को इसी वीडियो के अंदर अपने एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले दी गई है धन संबंधी परिभाषाएं। धन संबंधी परिभाषाओं का मतलब है कि ऐसी परिभाषाएं या ऐसे अर्थशास्त्री जिन्होंने केवल धन को प्रधानता दी है, केवल अर्थशास्त्र में उन्होंने धन को ही सर्वोच्च माना है, वो किसके अंतर्गत आएंगे? धन संबंधी परिभाषाओं के अंतर्गत आएंगी। भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषाओं की बात करें भी धन के साथ साथ व्यक्ति विशेष को भी इसके अंतर्गत मानव को भी क्या किया गया? सम्मिलित किया गया है। जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया आपको कि धन जो है वो मनुष्य के लिए, मनुष्य धन के लिए नहीं है। तो वो चीज़ किस में आएगी आप लोगों के? भौतिक कल्याण के अंतर्गत। तीसरा आता है अपने सीमितता संबंधी। सीमितता की अगर अपने बात करेंगे तो सीमितता का मतलब होता है धन केवल एक माध्यम है। धन क्या है? केवल एक माध्यम है। किसी भी प्रकार के सेवा या वस्तु को खरीदने के लिए इसका क्या किया जाता है? इस्तेमाल किया जाता है। जिस प्रकार प्रकृति के अंतर्गत जो संसाधन है, उन संसाधनों की जो मात्रा सीमित है, उसी प्रकार किसी व्यक्ति विशेष के आय का जो आधार होता है, वो आय का आधार क्या होता है? सीमित होता है। और उस सीमितता के आधार पर हम अपनी अनंत आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे करेंगे, उनसे संबंधित जो परिभाषाएं हैं वो परिभाषाएं किसके अंतर्गत आएगी? आप लोगों के सीमितता से संबंधित आएंगी। चौथी जो परिभाषा का स्वरूप दिया गया आवश्यकता विहीनता।
आवश्यकता विहीनता का मतलब होता है जो आप लोगों के व्यक्ति विशेष के जीवन के अंतर्गत जो आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति से संबंधित जो परिभाषाएं आप लोगों को दी गई हैं, यानी कहने का मतलब है जैसे व्यक्ति विशेष के अंतर्गत अपने साधनों की जो सीमितता है, उन आवश्यक साधनों की सीमितता को ध्यान में रखते हुए हम अपनी आवश्यकताओं को भी पूरा करने का प्रयास करेंगे। यानी कहने का मतलब आवश्यकताएं धन की उपलब्धता पर निर्भर करती है, यानी आवश्यकताएं अधिक हो सकती है लेकिन उन आवश्यकताओं की पूर्ति धन के माध्यम से संभव है, तो धन की सीमितता हमारी आवश्यकताओं को कम करने का कार्य करता है। अंतिम रूप से विकास संबंधी जो परिभाषाएं हैं, यानी वर्तमान के अंतर्गत अपने डेवलपमेंट की अगर अपने बात करें तो व्यक्ति विशेष का विकास हो चाहे राष्ट्र का विकास हो, ये सभी जो चीज़ें हैं वो धन से जुड़ी हुई हैं। यानी कहीं ना कहीं इन परिभाषाओं में धन का कार्य रहता है। लेकिन विकास संबंधी बात करूं तो कुछ ऐसी चीज़ें जो केवल व्यक्ति विशेष की आवश्यकताएं या धन से संबंधित न होकर राष्ट्र के विकास के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है, उन परिभाषाओं को अपने किस में सम्मिलित किया गया है? विकास संबंधी परिभाषाओं के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है।